IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। बीजेपी आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। आपको बता दें कि विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सुबह 11:30 बजे जारी किया जाएगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार किरण बेदी के मुताबिक बीजेपी एक विजन पेश करेंगे जिससे हर दिल्लीवासी का भला होगा। जैसे जैसे दिल्ली में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनावी रैलियों में झोंक दी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी की आज रोहिणी के जापानी पार्क में रैली है। प्रधानमंत्री की अगली रैली 4 फरवरी को अंबेडकर नगर के विराट सिनेमा मैदान में की जाएगी। आतंकी धमकियों के चलते सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। लगभग 5000 सुरक्षा जवानों की ड्यूटी लगाई गई है जो कि चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। इसमें एसपीजी भी शामिल हैं जिनके जिम्मे पीएम की सुरक्षा है। किरण बेदी ने अपने क्षेत्र में पार्टी दफ्तर पर हमले के बाद घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे में हमलावरों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस जांच में यह बात साफ हो जाएगी कि हमले के पीछे किसका हाथ था। कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को किरण बेदी के चुनावी दफ्तर पर कुछ हमलावर घुस आए थे। इस हमले में 3 कार्यकर्ताओं को सिर में गंभीर चोट लगी थी। इनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने का वादा कर चुकी कांग्रेस घोषणा पत्र के दूसरे हिस्से में गरीबों के लिए कोई और बड़ा वादा कर सकती है। पार्टी के नेता अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस ऑफिस में घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जारी करेंगे। दिल्ली में 3 दिनों बाद चुनाव का प्रचार थम जाएगा। अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेसी नेता राज बब्बर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत शाखरपुर और लक्ष्मीनगर में रैली कर वोट मांगेंगे। वोटरों को उकसाने वाले बयान के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। शिकायत करने वाले वकील का कहना है कि रिश्वत लेना कानूनी अपराध है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं को ऐसा करने के लिए उकसाया जो कि अपराध है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के नामांकन को सही पाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नामांकन पर जवाब मांगा था। नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के नामांकन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वो 2 जगह वोटर्स के तौर पर दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने इस बारे में चुनाव आयोग को जांच के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग ने अपनी जांच में पाया कि अरविंद केजरीवाल 87 ब्लॉक के बीके दत्त कॉलोनी के पते पर दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुताबिक वो दिल्ली में चुनाव लड़ने के हकदार हैं और उनका नामांकन जायज है। कानूनन दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को किसी भी सीट से वोटर होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को है जिसमें चुनाव आयोग ये स्थिति हाईकोर्ट के सामने रख सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता किरण वालिया ने 2 पता देने के मामले में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी और उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली की एक एनजीओ आवाम ने आम आदमी पार्टी पर फंडिंग घोटाला करने के आरोप लगाए हैं। आवाम संगठन के मुताबिक आम आदमी पार्टी को चंदा देने वाली कई कंपनियां बोगस हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को 50 लाख रुपए का चंदा दिया। संगठन के मुताबिक इन कंपनियों के दफ्तर झुग्गियों में हैं। आवाम संगठन के मुताबिक 11 कंपनियों के निदेशक टूटे फूटे मकानों में रहते हैं और कंपनियों का पता भी झुग्गियों में ही है। टैक्स बचाने के लिए फर्जी नाम पते तैयार किए गए हैं। आवाम ने यह भी आरोप लगाया है कि 50-50 लाख रुपए के 4 डोनेशन फर्जी कंपनियों ने दिए हैं। आवाम आज फिर से 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए खुलासे करने वाली है। उधर बीजेपी के मुताबिक फर्जी फंडिंग का खुलासा होने के बाद आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक उन्होंने पार्टी में ही हर स्तर पर पारदर्शिता रखी है। जिले के सियासी घमासान पर देश के मशहूर कार्टूनिस्ट नीला बनर्जी की लगातार नजर बनी हुई है। अब आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी पर फर्जी फंडिंग के आरोपों को नीलाब की कलम से। बीजेपी नेता साध्वी प्राची के विवादास्पद बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता भी बेहद आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आजम खान ने कहा कि अगर वो घर बसाना चाहती हैं तो संपर्क कर सकती हैं। आजम खान ने साध्वी के बहाने से बीजेपी और संघ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी को यह विचार करना होगा कि इस तरह की भाषा के संस्कार आखिर कहां से आते हैं। शिवपाल यादव को पागलखाने भेजने के साध्वी के बयान पर आजम खान ने कहा कि दोनों को साथ ही वहां जाना चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सांसद साध्वी प्राची के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी नेता बेलगाम हो गए हैं जिसके कारण वे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे बयान न देने की नसीहत को मौर्य ने नौटंकी करार दिया है।
बीजेपी ने एक बार फिर से अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर उंगली उठाई है। यूपी बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने यह कहा है कि जब धर्मांतरण ही नहीं हुआ तो किस आधार पर सीएम बीजेपी पर उंगली उठाते रहे। सीपीएम नेता वृंदा करात ने 9 महीने पुरानी मोदी सरकार पर हमला बोला है। करात ने मोदी सरकार को मजदूर और गरीब विरोधी बताया, साथ ही पूंजी परस्तों की सरकार करार दिया। बोकारो में मीडिया से बात करते हुए करात ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह कहते हुए चुटकी ली कि मोदी राज मतलब कंपनी राज। सूत्रों के मुताबिक सरकार अमीरों के लिए एलपीजी सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो भविष्य में आपको एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले बजट में एलपीजी सब्सिडी कटौती का ऐलान कर सकती है। रेल टिकट बुकिंग अब और आसान हो गई है। अब ऑनलाइन टिकट बुक करके आप उसे घर पर मंगवा सकते हैं और फिर वही भुगतान भी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी सुविधा लागू करने के पीछे आईआरसीटीसी उन ग्राहकों को टारगेट करना चाहती है जिनके पास नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधा नहीं है। अब ये सिस्टम देश के 200 शहरों में लागू किया गया है और ग्राहक अपनी यात्रा के 5 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं। सेवा को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को स्लीपर टिकट के 40 रुपए और एसी के 60 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में देर रात एक चर्च में तोड़फोड़ की गई। सेंट अल्फोंसा चर्च के सदस्यों के मुताबिक तड़के कुछ अज्ञात लोग दीवार कूदकर चर्च के अंदर घुसे और काफी तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने तोड़फोड़ की बात से इनकार करते हुए कहा कि यह चोरी की घटना है। गौरतलब है कि दिल्ली में 2 महीने के अंदर चर्च पर हमले की यह छठी घटना है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानों में ठिठुरन जारी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अभी भारी बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है। स्थानीय लोग जहां परेशान हैं तो वहीं बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। उधर कश्मीर के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी से हालात खराब होते जा रहे हैं। राजौरी का थाना मंडी से सूरनकोट मंडी मार्ग भारी बर्फबारी से बंद हो गया है। जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क को साफ करने का काम चल रहा है। सेना की भी मदद ली जा रही है। तो वहीं स्थानीय लोग भी सड़क को साफ करने के काम में लगे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर्स और स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले 48 घंटों में अभी और बर्फबारी की चेतावनी है। मनाली को एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। कल मनाली, सुरंगनाला और रोहतंग में बर्फबारी हुई। कई इलाकों में भारी बर्फबारी से हालात बिगड़ गए। वहीं सैलानी इस बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जनवरी में स्वाइन फ्लू ने पूरे देश में 91 लोगों की जान ले ली है और पूरे देश में इस बीमारी ने 2038 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा मरीज तेलंगाना में पाए गए और उसके बाद दिल्ली का नंबर है। दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच 488 मरीज पाए गए, जिनमें से 5 की मौत हो गई, जबकि तेलंगाना में 629 केस पाए गए और 34 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में इस दौरान 205 मरीजों में H1N1 के वायरस पाए गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वाइन फ्लू के शिकार होने के बाद गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी स्वाइन फ्लू के कहर से नहीं बच पाए। कटारिया के खून के नमूने की जांच के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा 53 पहुंच गया है। जयपुर में 3 स्वाइन फ्लू मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 7 हाई फ्लो मास्क पर 10 मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। जयपुर में अब स्कूलों में भी बच्चों की स्वाइन फ्लू की जांच की जाएगी। अहमदाबाद में स्वाइन फ्लू से और 4 मरीजों की मौत हो गई। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद बढ़कर 42 हो गई है। राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू के 320 मामले सामने आए हैं। जम्मू के उधमपुर में लश्कर के 3 संदिग्ध आतंकियों के होने की आशंका के चलते माता वैष्णो देवी और कटरा की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पूरे मंदिर परिसर को हाई अलर्ट पर रखा गया। हाई अलर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। फिरोजाबाद के कुरैशियन इलाके में 4 लोगों ने एक शख्स पर गोलियों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला पुरानी रंजिश की वजह से किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी है। बदायूं में 2 बहनों की मौत के मामले में आज सुनवाई होगी। इससे पहले कल सीबीआई की जांच के अधिकारी पॉक्सो कोर्ट में पेश हुए। पीड़ित पक्ष की ओर से क्लोजर रिपोर्ट के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की मांग की गई थी, जिस पर सीबीआई ने एतराज जताया था। बेंगलुरु निवासी पूजा की हत्या के आरोपी उसके पति और ससुर को पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 5 लाख रुपए की मांग न पूरी होने के कारण 29 जनवरी को पति और ससुराल वालों ने पूजा की हत्या कर दी थी और पूजा के परिजनों को आत्महत्या की सूचना दी थी। दोनों ने फेसबुक के जरिए 7 मार्च 2014 को लव मैरिज की थी। हत्या का आरोपी पूजा का पति चंडीगढ़ स्पाइस जेट में इंजीनियर है। इधर नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम के खिलाफ जोधपुर की अदालत में आज फिर सुनवाई होगी। सोमवार को गवाह की अदालत में नहीं पहुंचने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी।
उधर सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर जमा आसाराम के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। बेकाबू समर्थकों पर काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आज अदालत में पेशी के वक्त पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि पूर्णिमा होने की वजह से कई समर्थक जोधपुर पहुंचे हैं। रविवार देर रात मेरठ के बाल सुधार गृह से फरार 91 बच्चों में से पुलिस ने 35 को फिर से पकड़ लिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले की जांच के लिए सूबे की महिला और बाल कल्याण के विशेष सचिव श्रीकांत द्विवेदी ने बाल सुधार गृह का जायजा लिया। माना जा रहा है कि इस मामले में बाल सुधार गृह के कुछ और कर्मचारी पर भी गाज गिर सकती है। दिल्ली में युवती के साथ बलात्कार मामले में आरोपी यूबर कैब का ड्राइवर शिव कुमार यादव आज अपना बयान दर्ज करवा सकता है। कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव पर आरोप है कि 5 दिसंबर 2014 को टैक्सी में सोती हुई नौकरी पेशा युवती के साथ उसने बलात्कार किया और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पंचकुला के एक निजी स्कूल में एक मासूम बच्ची को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। बच्ची के परिजनों ने टीचर पर आरोप लगाया। परिजनों की शिकायत के बाद स्कूल प्रशासन ने टीचर को बर्खास्त कर दिया। यूपी के चंदौली में रसोई गैस से लगी आग ने एक घर को जलाकर राख कर दिया। इस दौरान घर में मौजूद 4 बच्चे आग में फंस गए, जिनको खिड़की तोड़कर निकाला गया। पूरे मामले में फायर ब्रिगेड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस बीच पूरे इलाके में करीब 1 घंटे तक हड़कंप मचा रहा। घर वालों ने बताया कि खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि घर के सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान को मिलाकर 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिरोजाबाद में हाईवे पर बाइक सवार कुछ बदमाश एक रिटायर्ड फौजी को तमंचे की नोक पर डरा धमकाकर उनसे 5,14,000 रुपए से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सरेआम एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कमल प्रधान नाम का एक शख्स शेव करा रहा था कि उसी वक्त 2 बाइक सवार युवक वहां पहुंचे और ठेकेदार के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अनफानन में उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब उसने एटीएम कार्ड बदलकर उसके कोड की हैकिंग कर लोगों को चूना लगाने वाले हैकर को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 3,60,000 रुपए, तकरीबन 60 एटीएम कार्ड्स और 2 लाख रुपए की कीमत की सोने की चेन भी बरामद की गई है। दिनेश नाम का यह हैकर नोएडा एनसीआर में एटीएम पर रैकी करता था। जो लोग एटीएम चलाना नहीं जानते थे उनको एटीएम चलाना सिखाता था और धोखे से एटीएम कार्ड को बदल देता था। फिर एटीएम की डिटेल कर अकाउंट की डिटेल हैक कर लेता था। उधर महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में अब तक 600 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भारी कर्जा होने की वजह से औरंगाबाद के पाचोड़ जिले के किसान मस्सू भोसले ने आत्महत्या कर ली। मराठवाड़ा में किसान सूखे से परेशान हैं। ऊपर से कर्जा होने की वजह से किसान सुसाइड कर रहे हैं। किसानों की शिकायत है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में विकास की योजना तैयार करने के लिए विश्व बैंक की टीम सारनाथ के 2 दिन के दौरे पर है। अपने दौरे के पहले दिन वर्ल्ड बैंक की टीम ने सारनाथ और आसपास के ग्रामीण इलाकों का जायजा लिया। विश्व बैंक की यह टीम सारनाथ की चिड़ियाघर सहित ट्रैफिक सिस्टम और यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए सर्वेक्षण कर एक मॉडल तैयार करेगी और बाद में इस मॉडल के आधार पर काम करेगी। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रंग बनाने वाली फैक्ट्री में नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर फटने से वहां काम करने वाले 9 लोग घायल हो गए। इनमें बच्चे भी शामिल थे। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात अपने शिक्षक के.एल. गौड़ से हुई, जिन्होंने उन्हें 10वीं में पढ़ाया था। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे से मिलकर भावुक हो गए। दोनों ने अपने पुराने दिनों को याद किया। राजस्थान के स्कूल्स में अब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ध्यान, योग और सूर्य नमस्कार भी यहां पर करना सिखाया जाएगा। एक कमेटी की सिफारिश के बाद अब शिक्षा विभाग इसे आज से लागू भी कर चुकी है। कई निजी स्कूलों ने चेतावनी दी है कि उन पर यह फैसला थोपने की कोशिश न की जाए। उधर राजस्थान सरकार ने सफाई दी कि इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आज माघ पूर्णिमा के मौके पर देश भर में गंगा स्नान किया जा रहा है। इलाहाबाद के माघ मेले में स्नान की पहले सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान की सदियों पुरानी परंपरा के मद्देनजर देश भर में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी मेले को 3 भागों में बांटा गया है। संगम इलाके में 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पूरे इलाके में गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूर्णिमा के स्नान के लिए मेले में राज्य पुलिस के जवानों के अलावा आरएएफ की टीमें, सिविल डिफेंस और कमांडो दस्ते को भी लगाया गया है। साथ ही सादी वर्दी में भी जवानों की तैनाती की गई है। बिहार के कटिहार में माघ पूर्णिमा के मौके पर विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ से पहले विशाल कलश यात्रा भी निकाली गई। 5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में बिहार के अलावा असम और बंगाल के श्रद्धालु भी पहुंचेंगे।
उधर बिहार के सीतामढ़ी के डुमरा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे सैकड़ों छात्र और छात्राओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। छात्रों की न तो ठहरने की सही व्यवस्था थी और न ही खाने का इंतजाम। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। आप हैं ईमानी और पंकज के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रोहतक से एक दिल दहला देने वाली खबर है। पुलिस का यह कहना है कि जेल में एक महिला ने अपनी 3 दिन की बेटी की हत्या कर दी। जिला कारागार पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। महिला ने पहले भी 1 साल की बेटी की हत्या की थी। सिंगापुर से भुवनेश्वर की उड़ान में एक कारोबारी ने एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। लड़की ने इससे पूरी वारदात को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उड़ीसा के आरोपी कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि बाद में उसको छोड़ दिया गया। उधर केरला में चल रहे नेशनल गेम्स के दौरान नेटबॉल खिलाड़ी मयूरस पवार का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। पवार उस वक्त मैच का अभ्यास कर रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। पवार के साथियों के मुताबिक उससे पहले पवार बिल्कुल ठीक थे और ना ही कोई उनको किसी तरह की परेशानी थी। पवार के पार्थिव शरीर को आज सुबह उनके शहर महाराष्ट्र भेज दिया गया। रूस में आयोजित हुई पहली आइस स्पीडवे रेस निकोलाई ने जीत ली। निकोलाई रूस के ही खिलाड़ी हैं जो इससे पहले 8 बार ये आइस स्पीडवे रेस का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। स्पेन की टोनी बो ने फ्रांस में हुई मोटरसाइकिल वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में जीत हासिल की। टोनी इंग्लैंड में हुई पहली राउंड की इस रेस के भी विजेता रहे थे। स्विट्जरलैंड के चैंपियन खिलाड़ी आयोरी ने यूरोपियन ओपन स्नोबोर्ड चैंपियनशिप जीत ली। ओलंपिक मेडल विजेता रहे आयोरी ने रिकॉर्ड 90.25 के स्कोर के साथ रेस को खत्म किया। जर्मनी में आयोजित स्की जंपिंग वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप का खिताब सेवेरिन ने अपने नाम कर लिया है। सेवेरिन जर्मनी के ही रहने वाले हैं और उन्होंने घरेलू फैंस के बीच ये उपलब्धि हासिल की। नीदरलैंड के 20 साल के युवा खिलाड़ी वॉन डर पोल ने साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन चेक रिपब्लिक में हुआ है। टीम इंडिया से बाहर चल रहे वीरेंद्र सहवाग ने भी टीम इंडिया पर पूरा भरोसा जताया है। सहवाग ने कहा कि टीम को हाल के ट्राई सीरीज के प्रदर्शन के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सहवाग का तो यह भी मानना है कि सेमीफाइनल तक टीम को कोई नहीं रोक सकता। ट्राई सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा तो कर लिया। वनडे रैंकिंग में भी नंबर 1 बन गई है। ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग 120 है जबकि 114 रेटिंग के साथ भारतीय टीम दूसरे नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत से मात्र 1 रेटिंग पीछे है। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका लगा है। ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर को चोट लगने की वजह से फाइनल मैच से वो बाहर होना पड़ा था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जेम्स की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद उनके वर्ल्ड कप में खेलने और ना खेलने पर फैसला लिया जाएगा। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शरद पवार की बीसीसीआई में लौटने की संभावना बढ़ गई है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा ने शरद पवार से मुलाकात के बाद इस बात को मीडिया के सामने रखा कि पवार अपनी वापसी के सभी रास्ते तलाश रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कल नेपियर में खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर मेजबान टीम 1-0 की बढ़त ले चुकी है। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम के पास फॉर्म में वापसी का आखिरी मौका है। राष्ट्रपति ओबामा और तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की आगामी मुलाकात पर चीन ने एतराज जताया है। चीन ने कहा कि वो हमेशा से किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के दलाई लामा से मुलाकात का विरोध करता है। चीन का मानना है कि ये उसके आंतरिक मामले में दखल है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और तिब्बत के निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा के बीच मंगलवार को नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट पर मुलाकात होनी है। ये मुलाकात वॉशिंगटन में होगी और उसके बाद ओबामा का भाषण भी संभव है। आतंकवाद के खिलाफ माहौल बनाने में भारत को उस वक्त जबरदस्त सफलता मिली जब चीन और रूस ने उसका साथ देने का फैसला किया। दरअसल भारत ने मुंबई हमले के गुनहगारों को पनाह देने की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद सुषमा स्वराज ने इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता करार दिया है। चीन के अपने सहयोगी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के समर्थन को कूटनीति के क्षेत्र में अहम कदम माना जा रहा है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को बतौर मुख्य अतिथि बुलाए जाने के बाद अब पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर चीनी राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान 23 मार्च को अपने राष्ट्रीय दिवस पर सालाना सैन्य परेड का आयोजन करेगा, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे। बता दें कि देश में कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण 2008 से ये परेड बंद है। रूस और पूर्वी यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन को सैन्य सहायता देने पर विचार कर सकता है। अमेरिका का यह कहना है कि वो पूर्वी यूक्रेन में शांति का माहौल चाहता है। वहीं जानकारों का यह कहना है कि इससे अमेरिका और रूस के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है। दक्षिणी सीरिया में किए गए हवाई हमलों में 32 लोगों की मौत हो गई। ये हवाई हमले जासिम शहर पर किए गए, जो आजकल सीरिया के विद्रोहियों के नियंत्रण में है। पिछले कुछ सालों से सीरिया में चल रहे संघर्ष में 2 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।
आतंकवाद से लड़ने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को $1 बिलियन की सहायता राशि देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए इसकी घोषणा की। उधर गाजा में सैकड़ों हमास समर्थकों ने विरोध मार्च निकाला। ये लोग मिस्र की एक अदालत के उस फैसले का विरोध कर रहे थे जिसमें अदालत ने सेना के ग्रुप को बैन करने का आदेश दिया था। जॉर्डन में आईएस आतंकियों के बंधक बनाए गए पायलट की रिहाई के लिए कोशिशें जारी है। पायलट की रिहाई के लिए उसके घर वालों और समर्थकों ने प्रार्थना की। मेक्सिको के पूर्वी शहर अलापा में हुए धमाके में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। धमाका इतना ताकतवर था कि इसमें कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। ताइलैंड के चोंगबुर प्रांत में एक टायल प्लांट में भयंकर आग लग गई। आग से $40 मिलियन का नुकसान भी हुआ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बम धमाकों से दहशत फैल गई। एक शॉपिंग मॉल के बाहर ये धमाके किए गए। धमाकों में एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं। उधर अल्बानिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बुरे हालत हैं। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। पुलिस और सेना बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई। चीन में भारी बर्फबारी से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान काफी कम होने की वजह से सड़कों पर बर्फ जम गई है। बर्फबारी ने चीन के जिलन प्रांत में नजारों को और दिलकश बना दिया है। यहाँ की सोंगोहा नदी पर सैकड़ों सैलानी पहुंच रहे हैं और खूबसूरत नजारों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। उधर मुंबई पुलिस ने फिल्मकार करण जौहर, अभिनेता अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। ये शिकायत यूट्यूब पर अपलोडेड शो AIB रोस्ट में गलत भाषा के इस्तेमाल को लेकर दर्ज कराई गई। मुंबई के ब्राह्मण एकता सेवा संस्था के अखिलेश तिवारी ने तीनों के खिलाफ मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र सरकार ने AIB वीडियोज के खिलाफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। मलयालम फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल ने कहा है कि वो तिरुवनंतपुरम में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने की एवज में मिली 1,60,00,000 की धनराशि लौटा दी। सलमान खान बजरंगी भाईजान की शूटिंग के चलते इन दिनों स्वर्ण नगरी में है। सलमान सोमवार को यहां पहुंचे और एक हफ्ता यहीं रहेंगे। इस फरवरी में शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान अमिताभ बच्चन पहली बार कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अमिताभ की आवाज इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान सुनाई दी। वडोदरा में INOX मल्टीप्लेक्स में फिल्मों में अमिताभ बच्चन के निभाए किरदारों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अमिताभ की आने वाली फिल्म से अमिताभ से पहले कलाकारों ने इस तरीके से सीनियर बच्चन को सम्मान दिया। श्रीनगर में आई बाढ़ के बाद अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर वहां फिल्माई जाने वाली पहली फिल्म होगी। ये फिल्म चार्ल्स डिकेंस की नॉवल द ग्रेट एक्सपेक्टेशन पर आधारित है। अवाफ खान ने यह साफ कर दिया है कि मलाइका अरोड़ा खान अब सिर्फ उनके प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाली फिल्मों में ही आइटम डांस करेंगे। और जैकलिन की पहली हॉलीवुड हॉरर फिल्म के लिए मुंबई में ही सेट तैयार किया गया। दरअसल जैकलिन अपनी फिल्म की 80% शूटिंग पोलैंड में कर चुकी हैं, लेकिन क्लाइमैक्स के लिए मुंबई की फिल्म सिटी में सेट लगाया गया था।